वेलकम टू AR क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि कैलकुलस के चैप्टर से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, नॉर्मल और टेंजेंट से। टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन, एक सवाल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से इस टाइप का प्रॉब्लम बनाया जाता है। कैलकुलस लगभग हम लोग ख़त्म करने वाले हैं क्लास 12 में। उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। इसमें हम लोग नॉर्मल टेंजेंट कंप्लीट कर चुके हैं और एक टॉपिक अभी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टार्ट किए हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन क्लास में। जिन लोगों का छूटा हुआ है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आप देखें हम किस तरह से इस सवाल को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले आपको नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में बता देते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंट कुछ नहीं है, अगर कोई लाइन किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ चला जाए तो उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। और अगर उसी पॉइंट से जहाँ से टच करता हुआ टेंजेंट किया है किसी कर्व को, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो और उस पॉइंट से भी गुजरे, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये है वाई, वाई डैश। अब कोई कर्व है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक कर्व है, मान लेते हैं कुछ ऐसा कर्व है, y बराबर fx, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, यही है y बराबर fx। अब इस कर्व के इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट है P और इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। यहाँ से टच करता हुआ जो लाइन जाएगा इसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको कहते हैं टेंजेंट। और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ऐसा गुजरेगा जो इस पर क्या हो, लंब भी हो, इस टेंजेंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो, तो बोलेंगे इसको नॉर्मल। तो ये लाइन जो परपेंडिकुलर जा रहा है, जो पॉइंट P से होते हुए जा रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, देखिए रैखिक समीकरण है, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं जिसको हम लोग टेंजेंट कह रहे हैं, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या किसी कर्व को अगर कोई टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है, कोई लाइन टच करता हुआ जा रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं टेंजेंट एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, परपेंडिकुलर भी है? इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, अच्छा ये इसका इक्वेशन कैसा आएगा? आपको आइडिया होगा कि सर इसका इक्वेशन तो होना चाहिए रैखिक समीकरण, मतलब कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, जो हम लोग 10th में पढ़ते थे। क्योंकि सर ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन लग रहा है बिल्कुल, तो इसका आना चाहिए रैखिक समीकरण। तो देखिए हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है, थोड़ा सा जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने आगे का सवाल लिया है, बेसिक सवाल तो आपने बनाया ही है। तो जो लोग इस चैप्टर को समझे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आइडिया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखिए अगर हम सवाल को पढ़ें तो सवाल में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या निकालिए? इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंजेंट्स का इक्वेशन आने वाला है। यहाँ देखिए इक्वेशंस वर्ड लिखा है। टू द कर्व हमारे पास कैसा है, 2x² प्लस में 3y² है और इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। और पैरेलल टू कह रहा है लाइन x प्लस में 3y, मतलब कह रहा है कि उस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो इस कर्व को टच करता हुआ जाना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के जो आपको दिया गया है x प्लस में 3y बराबर 4। तो कैसे निकालेंगे, ये इसका आंसर है। आंसर देखेंगे हम लोग, बाद में मिलाएंगे, पहले करते हैं कैलकुलेशन, समझते हैं इसको क्या है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको नॉर्मल और टेंजेंट का डेफिनेशन मतलब समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिए तो सबसे पहले सवाल के लिए हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो अभी होगा रफ ग्राफ। जिनको अभी इक्वेशन का आइडिया नहीं है कि ये किस चीज़ का इक्वेशन लिखा हुआ है, ये सर्कल का है कि एलिप्स का है कि स्ट्रेट लाइन का है, जिनको ये आइडिया भी ज़्यादा कम आइडिया है, ग्राफ को नहीं पकड़ पाते हैं ठीक से, उनके लिए एक जनरल ग्राफ बनाएंगे। और फाइनल लास्ट में हम लोग एक एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे कि असल में ये कर्व किस चीज़ का है, कैसा दिखेगा, कहाँ से टच करके जाएगा, वो लाइन उस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा कहाँ कहाँ पर टच करेगा, वो सब हम आपको एक्चुअल दिखाएंगे पूरे सवाल को बनाने के बाद। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक ग्राफ से। तो मान लेते हैं हमारे पास
जो किसी को भी समझ में आ जाएगा आसानी से। मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व है जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पहले करेंगे प्लॉट। तो हमको नहीं पता है कि किस टाइप का कर्व है, सो हम मान लेते हैं इसको एक्स डैश वाई वाई एस, मान लेते हैं कि ये वाला कर्व है, यही वाला कर्व है। चलिए इसके एक पॉइंट P से, P का कुछ नाम दे देते हैं, P का नाम यहाँ पर मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। जिस पॉइंट से ये टच करता हुआ जा रहा है, हमको तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि P अल्फ़ा बीटा से टच करता हुआ जा रहा है। तो ये लाइन गुजर गया, कौन सा लाइन है ये? सो ये वाला हमारे पास मान लीजिए यही है टेंजेंट जो हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ऐसे टच करता हुआ इसको निकल गया। इसका आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन बताइए। सो इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, और ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है इसका आपको इक्वेशन दिया गया है। सो इक्वेशन इसका क्या है? तो लिखा हुआ है 2x² प्लस में 3y² बराबर में 14। एक्चुअल में हो सकता है कि ऐसा ग्राफ ना हो, जब हम एक्चुअल फिगर बनाएंगे तब आपको आइडिया लगे। ये रफ बना रहे हैं कि मान लेते हैं कि कर्व ऐसा है। सो हमारे पास इस कर्व का कुछ इस तरह का कर्व होगा, प्लॉट करेंगे जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। तो और ये वाला लाइन जो हमारे पास है वो गुजर रहा है P पॉइंट से, जो टच करता हुआ जा रहा है इस कर्व को अल्फ़ा और बीटा पर, 1 2 पर 3 4 पर, किसी पर भी हो सकता है। तो कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, यानी ब्लू वाले लाइन का, जो कि पैरेलल है किस लाइन के? देखिए पैरेलल है x प्लस में 3y बराबर 4, उस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह लाइन पैरेलल है इस लाइन के, जो हम यहाँ रेड वाला खींच रहे हैं, देखिए रेड वाला। तो मान लीजिए ये वाला वो लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया गया है x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4। मतलब इसका इक्वेशन आपको दिया गया है इस लाइन का, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ब्लू वाला लाइन टच करता हुआ जा रहा है इस कर्व को, जिसका इक्वेशन आपको पता है। तो आपसे कह रहा है इस ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। हालांकि ये एक्चुअल ग्राफ नहीं, ये हमने रफ फिगर बनाया है, सिर्फ इक्वेशन को देखा है, कर्व का एक जनरल सा ग्राफ खींच दिया, उस पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन को गुजार दिया, उस लाइन के पैरेलल रेड वाला लाइन बना दिया जिसका इक्वेशन हमको पता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात देखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या हमारे पास दिया गया है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ये कर्व कैसा होगा नहीं होगा अभी हमको कुछ नहीं पता है। लिख लेते हैं 2x² प्लस में 3y² बराबर में 14। अच्छा एक चीज़ ये जान रहे होंगे आप, एक चीज़ ये जान रहे होंगे, किसी भी अगर टेंजेंट का हमको इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है वो पॉइंट चाहिए हमको, और उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए यानी ढाल चाहिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, अब मान लीजिए मुन्ना है हमारे पास, मुन्ना ये सोच रहा होगा कि सर ना हमको ये पॉइंट पता है अल्फ़ा और बीटा, और ना ही हमको इस लाइन का स्लोप पता है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन? दोनों में से कोई भी चीज़ पता नहीं है, जबकि इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का इन दोनों चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए बताते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है हमारे पास इस कर्व पर। सो यहाँ से सबसे पहले इसका ढाल निकालिए, जनरल ढाल तो निकाल ही सकते हैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, जनरल ढाल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग dy/dx, यानी d/dx हम यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं dy/dx, क्योंकि dy/dx निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। सो यहाँ से अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 2x 2 × 2 4 हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0। सो 6y हमारे पास ये हो जा रहा है dy/dx बराबर माइनस में 4x। दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से आ जा रहा है dy/dx बराबर -4x और डिवाइडेड बाय 6y। तो अगर आप देखेंगे सो dy/dx ये हो गया हमारे पास -2x डिवाइडेड बाय
3y। अगर हम काट देंगे इसको 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सो हम लोग कह सकते हैं कि सर dy/dx एट किस पॉइंट पर, एट अल्फ़ा बीटा। किस पर, एट अल्फ़ा बीटा। dy/dx थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, देखिए dy/dx हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एट अल्फ़ा बीटा पर। तो अल्फ़ा बीटा पर dy/dx का मान कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और x के जगह पर अल्फ़ा और y के जगह पर कितना हो जाएगा, 3 बीटा। तो ये निकल गया ढाल, किसका, जर्नल ढाल निकाल दिया हम लोगों ने किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। इस टेंजेंट का ढाल जो भी होगा वो ये होगा। अब याद कीजिए कि क्या ये वाला लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मुन्ना, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, रेड वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो याद कीजिए वो ज़माना, क्या इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर जो रेड वाले लाइन का स्लोप होगा वही ब्लू वाले लाइन का भी स्लोप होगा। तो याद कीजिए वो ज़माना, कौन सा ज़माना सर, वो ज़माना मत याद कराइए, बहुत तकलीफ़ होती है। नहीं नहीं, देखिए वो ज़माना याद कीजिए जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा करते थे। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, एक खूबसूरत सा स्ट्रेट लाइन से हमारी मुलाकात हुई थी। याद कीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते थे कि जब कोई लाइन, इधर देखिए, जब कोई लाइन y अक्ष को कट करता हुआ चला जाए, मान लो ये C अंतःखंड पर कट कर रहा है और इसका स्लोप मान लीजिए m है, तो याद कीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, y बराबर mx प्लस c। इसका इक्वेशन लिखते हैं y बराबर mx प्लस में c। इसका मतलब m क्या है, तो आप कहेंगे सर m इस लाइन का ढाल है, c क्या है, x y अक्ष पर कहाँ पर कट किया, कितने लेंथ दूरी पर कट किया है, ये है अंतःखंड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो याद करें वो ज़माना। तो यहाँ से क्या आप बोलेगा, तब तो सर ये तो आसान हो गया, इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं अगर इस फॉर्म में इसको लेके चले गए तो इस लाइन का अगर स्लोप पता चल गया तो आप बोलिएगा तब तो सर इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, क्योंकि टेंजेंट और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन जो हमको दिया गया x प्लस में 3y बराबर कितना है जी, 4 है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3y बराबर माइनस में x, ये वाला x उधर चला जाएगा और प्लस में 4 इधर ही रह जाएगा। सो y बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड दोनों तरफ, सो माइनस एक्स प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 3। सो y का मान निकल के आ गया -1/3x, अलग अलग कर देंगे 3 को तो, और 4/3। तो देखिए तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप यानी m का मान यानी कि हो जाएगा -1/3। इधर देखा जाए मुन्ना, मुन्ना इधर ध्यान दो, कहाँ निकला सर स्लोप, यहाँ निकला है, y बराबर mx प्लस c। ज़रा देखिए ध्यान से, जो भी मल्टीप्लाई में x के साथ होता है वही कहलाता है इस लाइन का स्लोप। तो देखो ये मुन्ना स्लोप नहीं हुआ क्या, यही तो हुआ स्लोप। तो आप बोलिएगा सर तब तो मज़ा आ गया, स्लोप पता चल गया हमको किस लाइन का, जिस लाइन के ये पैरेलल है। तो अगर ये स्लोप पता चल गया है तो क्या इस लाइन का नहीं बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो लिख देंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर, एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। लाइन कौन सा हमारे पास दिया गया है, x प्लस में 3y बराबर 4। तो इसका स्लोप क्या है, सो हमारे पास स्लोप आ जाएगा सीधा सीधा m बराबर -1/3। और इसी को चाहें तो लिख सकते हैं कि dy/dx, इसी का तो नाम है जी स्लोप, अल्फ़ा बीटा पर -1/3। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब बोलिएगा सर ये भी उसी लाइन का स्लोप है टेंजेंट का, देखिएगा ध्यान से, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, नीचे नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट, देखिए ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है। तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, दोनों ही, ये जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं उसका क्या है, तो टेंजेंट है सर। ओके, तो अगर ये दोनों ही टेंजेंट है तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से क्या होगा मुन्ना, आप बोलेंगे सर ये तो टेंजेंट आपस में हो जाएगा बराबर, तो कर दीजिए ना बराबर। तो हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू
माइनस में 2 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय 3 बीटा। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए एक अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन पता चल गया। अभी ये नहीं पता चला कि किस पॉइंट पर इसने एक दूसरे को टच किया है। सो चलिए हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए तो इधर मिटाते हैं, इधर हम लोग इधर मिटा देते हैं। आगे यहाँ का काम तो हो चुका है। चलिए ग्राफ को अभी रहने देते हैं, ग्राफ को रहने देते हैं। हमारे पास अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 2 अल्फ़ा की ही ज़रूरत है हमको मेन। चलिए अब ज़रा ध्यान से अगर आप देखेंगे, मेन हमको इसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक रिलेशन हमारे पास आ गया है बीटा बराबर 2 अल्फ़ा, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा। अब बताओ मुन्ना कि ये वाला जो पॉइंट है, आप बोलेगा सर अल्फ़ा बीटा का तो मान पता नहीं चला, तो कोई बात नहीं। अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट है अल्फ़ा और बीटा, क्या इस लाइन पर भी है और इस कर्व पर भी है कि नहीं है? सो अल्फ़ा और बीटा अगर हमारा कर्व पर है तो क्या कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस, मुन्ना देखिए खुश हो गया। तब तो सर आसान हो गया, एक इक्वेशन यहाँ अल्फ़ा बीटा का, दूसरा इक्वेशन कर्व से। तो क्या नहीं निकाल लोगे मुन्ना अल्फ़ा और बीटा का मान? तो यस सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग लिखेंगे चूँकि पॉइंट जो हमारे पास है पी अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन कर्व, किस कर्व पर है? तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 14। सो अगर इस पर है ये वाला पॉइंट तो इसका मतलब इसके इक्वेशन को भी ये संतुष्ट करेगा। सो हम कहेंगे सर तब तो इसलिए ये लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी x के जगह पर जहाँ x है वहाँ अल्फ़ा, और 3 बीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी? तो बराबर हो जाएगा सर 14, बराबर हो जाएगा 14। और देखिए हम लोग इसको निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, इसी दिन के लिए निकाला था बीटा बराबर 2 अल्फ़ा। तो क्या अगर यहाँ से हम बीटा का मान यहाँ पुट कर दें तो अल्फ़ा का मान नहीं निकल जाएगा, और अल्फ़ा जब निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो बीटा भी निकल जाएगा। सो पॉइंट्स हमारे पास निकल जाएगा। बस हम लोग थोड़ी 5 से 7 मिनट में अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बस देखिए इसको 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में 3 और बीटा, तो बीटा बराबर अभी अभी निकाला 2 अल्फ़ा, सो इसके जगह पर रख दिया 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा का हो गया होल स्क्वायर 14। सो 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए 4 हो जाएगा, 4 4 3 इंटू 4 अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 14। सो यहाँ से निकल के आ जा रहा है 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में 12 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 14। सो यहाँ से देखेंगे तो 14 अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 14। सो अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी? 1। सो अल्फ़ा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मान क्या होता है मुन्ना? तो मुन्ना कह रहा है कि सर प्लस माइनस 1, यानी अल्फ़ा का मान यहाँ 1 रखेंगे तब भी 1 होगा, माइनस 1 रखेंगे तब भी 1 होगा। तो देखिए एक यूनिक चीज़ यहाँ पर आ गया है, अल्फ़ा का 2 मान। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का जब 2 मान है तो बीटा का भी 2 मान होगा, और अगर अल्फ़ा और बीटा का 2 मान है तो 2 टेंजेंट ऐसा होगा जो इस कर्व को टच करता हुआ जाएगा। तो 2 टेंजेंट होगा सर, 1 टेंजेंट नहीं होगा। इसका मतलब 2 टेंजेंट ऐसा होगा जो इस कर्व को टच करता हुआ जाएगा। तो एक्चुअल में ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा आप वेट करें हमारे साथ 2 से 5 मिनट, तो हम आपको दिखाएंगे इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा होता है। तो सबसे पहले वो पॉइंट पता कीजिए, वो दोनों पॉइंट है कौन सा जहाँ से टच करता हुआ निकल जा रहा है टेंजेंट। तो लिखेंगे व्हेन, वो दोनों पॉइंट पता करते हैं, व्हेन अल्फ़ा बराबर, सो अल्फ़ा बराबर 1 पॉजिटिव में, देन तब बताइए बीटा का मान कितना होगा सर? तो आप बोलेगा सर बीटा बराबर है 2 अल्फ़ा, सो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या निकल गया? फर्स्ट पॉइंट जहाँ से टच करता हुआ टेंजेंट जा रहा है उसको हम लोग अगर P मान लें, तो अगर अल्फ़ा का मान 1 है सो बीटा का मान कितना होगा? सॉरी, बीटा का मान होगा 2। ओके चलिए ये बात आप समझ गए। तो व्हेन अल्फ़ा बराबर -1, सर अल्फ़ा का तो 2 मान है, तो यस दोनों मान को कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा का मान -1 होगा, देन बीटा का मान क्या होगा? देखिएगा एक शानदार सा इसका इमेज बन के आएगा हमारे पास जब इसका हम एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास -1 है, सो -1 रखेंगे, -2। तो दूसरा जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया है, सेकंड पॉइंट जो आ गया है जहाँ से टच करता हुआ जा रहा है उसका कुछ नाम दे देते हैं Q।
तो ये हमारे पास हो गया -1 एंड 2। ओके, अब मुन्ना खुश हो गया कि सर अब तो मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया कि सर हमको वो पॉइंट भी पता चल चुका है कि जहाँ से ये गुज़र रहा है, टेंजेंट, और स्लोप भी पता चल चुका है। तो क्या मुन्ना इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? तो यस सर, बिल्कुल निकाल लेंगे इक्वेशन। तो छोड़ दिया जाए? तो हाँ सर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बना लेंगे। चलिए हम कंप्लीट ही कर देते हैं, मुन्ना खुश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू सबसे पहले देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 1 2 लिखेंगे हम लोग फर्स्ट में। पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किस पॉइंट से? पॉइंट लिख दीजिए P1 एंड 2। तो इक्वेशन होता क्या है बताइए? इक्वेशन होता है हमारे पास dy/dx। अगर चाहें इसको लिखना तो लिख सकते हैं, वरना सीधा सीधा ये भी, चलिए हम लिख देते हैं y माइनस बीटा, और ये होता है dy/dx एट अल्फ़ा बीटा, इनटू में होता है x माइनस में अल्फ़ा। आप इसको चाहें तो यूज़ कीजिए, वरना जनरल फॉर्म जो आप जानते हैं स्लोप और पॉइंट फॉर्म m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। चूँकि हमको इस इक्वेशन में डायरेक्ट m पता है, और यही होता है m। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये m जो हमने अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा यानी 1 2 पर dy/dx, तो जो हमने निकाला था dy/dx, देखिएगा ध्यान से, dy/dx आया था शायद -2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 बीटा, कुछ ऐसा आया था। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान रख दीजिए, यानी dy/dx एट कितना पर? 1 2 पर। तो 1 2 रखेंगे तो माइनस में 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस में 1/3। देखिए माइनस में 1/3 हम लोगों ने पहले भी निकाला था उस लाइन का स्लोप। तो स्लोप तो चूँकि आपस में बराबर ही होगा, तो चाहे तो इस फार्मूला को यूज़ कीजिए या डायरेक्ट इसके ऊपर ये लिख दीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं y माइनस में बीटा। बीटा का मतलब क्या? बीटा का मतलब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा दिस इज़ बीटा, यानी 2 बराबर कितना हो गया जी? dy/dx एट अल्फ़ा बीटा, dy/dx एट अल्फ़ा बीटा, यानी 1 2 पर कितना? -1/3। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और x माइनस अल्फ़ा यानी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ दिख रहा है आपको। चलिए, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई, माइनस से कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, सारा टर्म को इधर लेके चले आते हैं। तो 3y माइनस में 6 बराबर माइनस में x प्लस में 1। तो ज़रा सा इधर लेके चले आइए, x पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव, x प्लस में 3y एंड -1 इधर आके आ जाएगा -7 बराबर 0। तो देखिए पहला इक्वेशन हमारा निकल चुका है। तो पहला इक्वेशन तो यही है जो इसको टच करता हुआ जा रहा है। कौन सा इक्वेशन है? सो x प्लस में 3y बराबर 7, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी जवाब छोड़ सकते हैं, आंसर में 7 उधर कर दिया तो कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा निकल गया, रैखिक समीकरण। और ये याद कीजिए, कहाँ पढ़ते थे? मत याद कराइए सर, अरे याद कीजिए, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ये रैखिक समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अभी दिखाते हैं आपको इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा होने वाला है। तो चलिए दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन पॉइंट हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम अब है नहीं, इसको बिल्कुल मिटा देते हैं। तो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2 टेंजेंट होगा क्या सर? ऐसा हो सकता है कि किसी कर्व पर डबल टेंजेंट पास करे? यस, क्यों नहीं हो सकता है। बहुत सारा टेंजेंट गुजर सकता है एक कर्व से, अलग अलग पॉइंट सिर्फ होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट गुजरेगा। हाँ, अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो केवल 2 ही टेंजेंट गुजरेगा। अभी हम आपको एक्चुअल फिगर दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किस पॉइंट से? Q से मान लीजिए, -1 एंड -2। देखिए x का मान, सॉरी दिस इज़ -2, गलती से लिखा गया था। हम भी इंसान ही हैं, सो हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड इक्वेशन निकालेंगे कि इस पॉइंट से पास कर रहा है सर, इस पॉइंट से, तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, m बराबर, इक्वेशन निकालना उसका, m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अल्फ़ा बीटा हटाइए, भूल जाइए अल्फ़ा और बीटा को,
भूल जाइए, नहीं भूला जा रहा है सर, भूल जाइए। x1 y1, मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है, पर स्लोप आपको पता है सर -1/3 और y माइनस y1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, सॉरी 2 और x माइनस x1 यानी -1, तो कितना हो गया जी? तो ये हो गया सर -1/3 y प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? y से मल्टीप्लाई होके, चलिए उधर गुना कर देते हैं, 3 इंटू वाई प्लस में 2 और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस में 1, सो आ जाएगा 3y प्लस में 6। यहाँ दिख रहा है आपको? मुन्ना को दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, मुन्ना परेशान हो रहा है। रुकिए, मुन्ना परेशान नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वाई प्लस में 6 बराबर में माइनस में x माइनस में 1। इस सारे को इधर लेके चले आइए, तो सारे को इधर लेके चले आएंगे तो क्या होगा जी? 3y और प्लस में सर x हो जाएगा, प्लस में 6 पहले से, एक और आके इधर जुट जाएगा। सो x प्लस में 3y प्लस में 7 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन नहीं आ गया? देखिए तो ज़रा ध्यान से, इसको उधर कर दिया तो कर न दीजिए उसको उधर, परेशान क्यों होते हैं मुन्ना, उस तरफ कर दो। सो माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 7x हो जाएगा। सर मुन्ना क्यों बोलते हैं? मुन्ना प्यार से बोलते हैं आपको। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस में 3y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 7। तो दोनों ही इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, दोनों ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब दिखाते हैं इसका एक्चुअल ग्राफ। देखिए जिनको इक्वेशन का थोड़ा सा पकड़ है, 11th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एलिप्स का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, पाराबोला, हाइपरबोला, तो मज़ा आएगा बनाने में। ये मैंने रफ फिगर बनाया है कि ऐसा दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है फिगर, तो दिखाते हैं आपको। अब आपको लगे कि हाँ सर ऐसा तो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल फिगर कैसा बनता है। तो ये इक्वेशन हमारे लिए काम का है, पहले इसको लिख लेते हैं जो इक्वेशन हमारे पास आया है। अच्छा, इक्वेशन जो आया हो तो हमको पता है ही, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट्स भी हमको 1 2 और -1 2 से गुजर रहा है। चलिए पूरे टर्म को ज़रा सा लिख लेते हैं। तो रफ ग्राफ को हम नहीं मिटाते हैं, ठीक है, रफ ग्राफ को नहीं मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को खींचने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखिए, इसको देखिए तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कर्व का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन क्या है जी? कर्व हमारे पास है सर कर्व हमारे पास है 2x² प्लस में 3y² बराबर में 14। अच्छा, ये कर्व जाना पहचाना लग रहा है क्या? जल्दी से बताइए, कौन बताएंगे जल्दी से बताइए। यस सर, इससे तो मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी मुलाकात? याद कीजिए, मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर बराबर होता तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल है। इसका मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा। याद कीजिए, एलिप्स का जर्नल इक्वेशन होता है इस फॉर्म का, x² प्लस y² b² बराबर 1। तो क्या इसको हम उस फॉर्म में ले जा सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं ले जा सकते हैं? नहीं भी जाएगा तो इसको ज़बरदस्ती ले जाएंगे। 14 से भाग कर दीजिए सर दोनों तरफ। तो कर दे मुन्ना, कर दीजिए सर। तो डिवाइड कर दिया, 14/14 हो गया 1। अलग अलग कर दीजिए सर, x² बटे कितना हो जाएगा? तो x² बटे हो जाएगा सर 2x² बटे 14 हो जाएगा और 3y² बटे 14 हो जाएगा। सर उस फॉर्म में तो आया नहीं, आ गया है मुन्ना, ध्यान से देखो। 14/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं y² बटे 14 बटे 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया x²/7 और ये हो गया हमारे पास y² बटे कितना? y² बटे कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा हमारे पास 3 चौके 12, 4 पॉइंट कुछ आएगा। हम एक्चुअल ग्राफ के लिए भी रफी कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप कह सकते हैं कि सर तब तो इसका मतलब ये हुआ x² बटे इसको √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y² बटे लगभग ये 2 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, चूँकि 4 3 चौके 12 हो रहा है, तो 4 पॉइंट कुछ लगभग 2 का स्क्वायर कुछ टर्म ऐसा आने वाला है इसमें। तो अब देखें तो क्या ये a और b नहीं हो गया? a और b का मान हमको पता है √7 √2। √7 का मान कितना होगा? सर √7 का मान तो नहीं पता, √9 का तो पता है, 3 पॉइंट कुछ होता है। अच्छा, √4 का कितना होता है? तो √4 का तो 2 होता है, तो 4 के
और 9 के बीच में ये वैल्यू होगा। तो एग्जैक्ट नहीं तो हम लोग अप्रॉक्स तो कह सकते हैं कि इसका मान सर होगा, इसका मान होगा कितना, सो 2.9 का हमारे पास 2 पॉइंट मान लो ये आ रहा है 73 और ये आ रहा है हमारे पास 2.11 आ रहा है। ये x पर बड़ा है y पर छोटा है, तो इसका मतलब ये एलिप्स का इक्वेशन है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। चलिए दूसरा इक्वेशन पकड़ते हैं। एक्चुअल ग्राफ हम आपको बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से आप देखिएगा। दूसरा ग्राफ पकड़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है इक्वेशन, दूसरा तो सर पॉइंट है जिस पॉइंट से गुजर रहा है। कौन सा पॉइंट है जी, तो पहला पॉइंट है P जो 1 और 2 है, एंड दूसरा पॉइंट है Q जो जिसका नाम है -1 एंड -2। तो और तीसरा हमारे पास जो इक्वेशन है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट पॉइंट, और ये थर्ड पार्ट जो हमारे पास वो इक्वेशन है x प्लस में 3y बराबर में 7 जो इस पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, और x प्लस में 3y बराबर -7 जो इस पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है। और चौथा नंबर जो इक्वेशन आपको मेन दिया गया था, तो x प्लस में 3y बराबर 4। तो बताइए x प्लस में 3y बराबर 4 ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्या 10th वाले मेथड से खींचेंगे, x का मान y का मान रखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, नहीं, याद करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। याद कीजिए वो ज़माना, कौन सा ज़माना सर, वो ज़माना मत याद कराया कीजिए, बहुत तकलीफ़ होती है मुन्ना। तो देखो इधर ध्यान दो, 4 से भाग करो इसको, x बटे 4 तो 3y बटे कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1, 4 से भाग करेंगे तो x को 4 पर, और ये कितना होगा जी y बटे 4 बटे 3। तो कहने का मतलब x को 4 पर और y को कितना पर कट कर रहा है, y को कट कर रहा है 1 पॉइंट कुछ पर, 1 पॉइंट मान लो 3 पर कट कर रहा है बराबर 1। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, हाँ सर ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। तो क्या इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, तो यस, अब हम लोग एक शानदार सा इसका ग्राफ खींचने वाले हैं। तो चलिए ग्राफ कहाँ पर बताते हैं आपको, ग्राफ आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए तो हमारे पास मान लीजिए यही है x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिख रहा है आपको। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, इसको मिटाना होगा। ये हमारे पास रफ ग्राफ था, हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे हैं, तो चलिए रहने देते हैं उसको भी और इसको भी, x डैश y एंड y डैश। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर चूँकि हमारे पास कितना आ रहा है 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 2 के करीब है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 और ये हो जाएगा 3। सो इधर भी आएगा 1 2 1 एंड 2। देखिएगा ध्यान से एक्चुअल ग्राफ क्या हो रहा है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2.7 लगभग आ रहा है, अप्रॉक्स मैंने लिखा है, और ये लिखा है मैंने 2.11 आएगा कुछ इसका। तो यानी x एक्सिस पर बड़ा है तो ये बनने वाला है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन है ये। तो कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा बनने वाला है, 2 से ही गुजरेगा, लेकिन हम बना रहे हैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एलिप्स करके ताकि आपको देखने में इक्वेशन वगैरह समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिस इज़ एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अब देखिए वो लाइन जो गुजर रहा है किससे, ये स्ट्रेट लाइन जो दिया गया था, तो x को 4 पर, y को -3 -1 1 पर, तो x को 4 पर कुछ ऐसे गुजर रहा है। तो ये वाला लाइन हम ब्लू से बना देते हैं। देखिए जो हमारे पास दिया गया था सवाल में, मान लो ये ऐसे गुजर गया, तो ये वाला वो लाइन है, ये वो लाइन है x प्लस में 3y बराबर 4, ये वाला इक्वेशन है उस लाइन का। अब कह रहा है कि वो दोनों लाइन पॉइंट बताइए जो इसको टच करता हुआ जाए और इसके पैरेलल भी हो। तो वो दोनों इक्वेशन हमारे पास देखिए ये है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन। कहाँ से टच करता हुआ जा रहा है, पहला 1 2 से। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ से टच करता हुआ जाएगा और इसके पैरेलल भी होगा, इसके पैरेलल भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हम अगर इसको रफ बनाना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 1 और 2 है, थोड़ा सा 1 और 2 आगे पीछे भाग गया है, इसको मिटा देते हैं 1 और 2 को, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। 1 और 2 मान लीजिए यहाँ पर है, वही पॉइंट P है जो टच करता हुआ जा रहा है। तो टच करता हुआ ऐसे चला गया, टच करता हुआ ऐसे चला गया। तो एक पॉइंट तो सर यहाँ पर निकल गया, हालांकि यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता था, यहीं पर लिख देते हैं P, x और y, ठीक है। यहाँ से देखिए टच करता हुआ चला गया, और जो इसके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो नहीं दिख रहा है सर, पैरेलल है मुन्ना, पैरेलल दिखे ना दिखे, बिल्कुल पैरेलल है, पूरा कैलकुलेशन ही हुआ है पैरेलल पर। लो अब दिखा पैरेलल, चलो अब मुन्ना खुश हो गया।
कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल पैरेलल होगा। पैरेलल पर हम लोगों ने कैलकुलेशन ही किया। एक और पॉइंट है, कहाँ पर है सर? यहाँ पर है मुन्ना, देखो इस पॉइंट को P -1 एंड -2, तो क्या यहाँ पर एक पॉइंट नहीं होगा जो फिर से गुजरेगा और इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। देखिए ध्यान से, इसको टच करता हुआ ऐसे करके निकल जाएगा। सो दो लाइन ऐसा होगा जो बिल्कुल टच करता हुआ जाएगा इस एलिप्स से और पैरेलल होगा ब्लू वाले लाइन का, जिसका इक्वेशन हमको सवाल में दिया गया था। सो इसका इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास? इसका इक्वेशन सर हो गया -2 से जो पास किया है ये वाला इक्वेशन x प्लस में 3y बराबर -7, और ये वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला था, देखिए x प्लस में 3y बराबर 7। तो दोनों ही इक्वेशन हम लोगों ने निकाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आपको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कमी है इसमें तो आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर कुछ कमी मुझको महसूस हुई, तो हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। कुछ कमी है तो बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक का भी ऑप्शन है। और डिसलाइक करने की वजह बताइए कि हाँ सर यहाँ पर हमको ठीक नहीं लगा, इस वजह से मैंने डिसलाइक किया, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आगे चल के आपको काफ़ी काम आने वाला है। जितना पढ़ते हैं उतना रिवीज़न किया कीजिए, घर पर एक बार देख लिया कीजिए, एक बार कॉपी को उलट लिया कीजिए। बहुत सारा काम रहता है आप लोगों को घर पर, घर का भी काम है, लेकिन साथ साथ ये भी आपका काम है, पढ़ाई लिखाई ये भी आपको करना है, ठीक है। तो जो वक्त निकल जाएगा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। वक्त जो आपके पास है वो कीमती है, तो उसको इस्तेमाल करें। समय जो है कीमती है, चाहे आप इसको सोने में गुजार दें, लेकिन वक्त जो आपका है, वक्त क्या है? तो वक्त आपका है। आप चाहें तो इसको सोना बना लें या तो इसको सोने में गुजार दें। वक्त गुजर ही जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत करके, कुछ सीख के, कुछ जान के, कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ इल्म या हुनर सीख के आप इसको वक्त को सोना बना सकते हैं, यानी गोल्ड। और अगर चाहें तो सोने में गुजार दीजिए, बस सोए रहिए। तो वक्त आपका है, ठीक है, तो आपको उसको इस्तेमाल करना है। वक्त कीमती है। प्रेजेंट में जो है उसके बारे में सोचें, जो आपके पास है उसके बारे में सोचें, जो गुजर गया है उसको भूल जाइए। अल्फ़ा बीटा जो मान लिए थे उसको भूल जाइए, पहले काम हो गया, काम ख़त्म। अब जो चल रहा है प्रेजेंट में उसको देखा जाए, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, जो लोग भी क्लास 12 में हैं, मैट्रिक वाले को तो समझ में नहीं आएगा, 9th वाले को समझ में नहीं आएगा, 11th वाले को भी नहीं समझ में आएगा। ये थोड़ा 12 का टॉपिक है, तो 12 वाले या 12 से ऊपर जो क्लास वाले हैं वो चाहें तो बेसिक वगैरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।